हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिग्विजय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जियो क्लासिक पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे अपने एक नए सब्जेक्ट के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स, जो कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा ही है। आज से आगाज है आपके लिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं फिजिक्स आपका चाहे आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा हो जिसमें CBT 2 आने वाला है, और आप सभी लोग जानते हैं काफ़ी ज़्यादा सवाल फिजिक्स से बनते हैं। इवन पिछले अगर विगत वर्षों की परीक्षाओं पर अगर हम चर्चा करते हुए देखें तो बायोलॉजी की अपेक्षाकृत फिजिक्स से ज़्यादा सवाल आने लगे हैं। आप ये जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो ये बात जान जाइए, समय रहते जान जाएंगे ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात, आरआरबी ग्रुप डी का भी परीक्षा है, फिजिक्स के सवाल वहां भी आते हैं। आप सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के समस्त परीक्षार्थियों के लिए मैं सूचित करना चाहता हूं जिन्होंने भी उत्तर प्रदेश असिस्टेंट ऑपरेटर यूपी पुलिस में अभी फॉर्म फिल किया है, जिसमें 12th मांगा था पीसीएम वालों के लिए, तो उसमें फिजिक्स का पोर्शन आएगा 50 नंबर का अकेले। 100 नंबर की जो पूरी जीएस है उसमें 50 नंबर की खाली फिजिक्स आनी है। उसकी मैं पूरी तैयारी मैं कराऊंगा, मैं दिग्विजय सिंह आपको यहीं पर तैयारी कराऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। दूसरी बात, और भी भारत की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, नीचे से लेकर डी क्लास से लेकर ग्राम सेवक से लेकर के आप A ग्रेड तक देखे होंगे, सिविल सर्विसेज तक, हर जगह फिजिक्स का कोई ना कोई स्तर जरूर रहता है, सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि सब कुछ कवर होता चले, लेकिन आप मेरा फोकस मुख्यतया आप सभी के एग्जाम को टारगेट करके है, ना किसी एक के एग्जाम को टारगेट करके। क्योंकि आपका नाम अगर मान लीजिए सुरेंद्र है तो सुरेंद्र हर परीक्षा में आप जब भी पेपर देने जाओगे सुरेंद्र नाम ही रखकर जाओगे। इसलिए गुरुत्वाकर्षण है तो गुरुत्वाकर्षण ही रहेगा, वो कहीं बदलता नहीं है। बस बदलता है आपका स्टेटस, आपका नजरिया, पोस्ट वाइज आपकी परीक्षा की जो एक स्तर होती है उस स्तर के हिसाब से बदल जाता है। आप समझते हैं इन बातों को। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, और हाँ, डिफेंस सेक्टर में खासकर बहुत उपयोगी होगी ये क्लासेस, क्योंकि आप सभी लोग जानते ही हैं मैं भी डिफेंस क्वालिफाइड हूँ। तो आप एयरफोर्स, नेवी, SSR, NDA, CDS, FCAT, फिजिक्स की आप टेंशन मत लें, यहाँ सब कुछ कराया जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास के लिए। आइए देखते हैं फिजिक्स। बेसिकली मैं ज़्यादा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, बट थोड़ा सा चर्चा करनी पड़ेगी फिजिक्स क्या है। हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज फिजिक्स। बहुत से लोग जानते भी होंगे फिजिक्स क्या होता है। देखिए, फिजिक्स जो है, फिजिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। जो भौतिक होती है, भौतिकी जो है, इसको हिंदी में भौतिकी बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान हमारे विज्ञान की या प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या होता है, द्रव्य और ऊर्जा तथा उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सर ये तो किताब की भाषा है, मेरे को समझ में नहीं आई, आप देखिए इधर मैं समझाता हूँ, है ना, क्योंकि समझना भी जरूरी है। देखिए, फिजिक्स, फिजिक्स एक शब्द होता है फ्यूसिस, फ्यूसिस, ठीक, ये एक लैटिन भाषा का वर्ड होता है फ्यूसिस। फ्यूसिस का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है, ये आपका फ्रेंच लैटिन भाषा का है, और जो ट्रांसलेशन होता है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीन होता है नेचर, नेचर, नेचर को ही हम लोग प्रकृति बोलते हैं। नेचर में दो टाइप की होती है, कौन सी, एक होती है विजिबल, एक होती है इनविजिबल। एक विजिबल, एक इनविजिबल। बात आती है सर विजिबल और इनविजिबल, मतलब अच्छा हिंदी में जानिए,
विजिबल को दृश्य, इनविजिबल को अदृश्य। यानी एक प्रकार की ऐसी प्रकृति है जो हमें दिखती है, एक प्रकार की ऐसी प्रकृति है जो हमें नहीं दिखती है। सर कोई एग्जांपल देंगे? जी हाँ बिल्कुल। आप देखिए, आपके आस पड़ोस में कोई सामान रखा होगा, टेबल होगी, कुर्सी होगी, बाहर निकलोगे गार्डन होंगे, पेड़ पौधे, ये सब भी नेचर का पार्ट है जो हमें दिख रहा है। बात समझ रहे हैं? जो हमें दिख रहा है ये क्या है? ये भी नेचर है। इसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं? मैटर। मैटर वो आपका मैटर नहीं, जो मैटर आप गलत में मैटर चल रहा है, वो मैटर नहीं। मैटर मतलब क्या होता है? सब्सटेंस। सब्सटेंस यानी हिंदी में कहते हैं पदार्थ। इसका क्या होता है? अब ये जो पदार्थ होते हैं ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, बात समझ रहे हैं, और गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन लोगों का क्या होता है? शेप भी होता है। शेप होता है बिल्कुल। इनका मास भी होता है। शेप का मतलब क्या होता है? आकार। इनका मास का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्य प्लस मान। मान मतलब वैल्यू, द्रव्य मतलब मैटर यानी पदार्थ। मान लीजिए ये मार्कर है, ये 2 या 5 या 10 20 ग्राम का कुछ होगा कि नहीं होगा? इसकी कुछ शेप है, इसका कुछ साइज है, इसका कुछ वॉल्यूम है यानी मास है। तो ये क्या हो गया? ये विजिबल है, आपको दिख रहा है। अब समथिंग इज अनविजिबल, जो हमें दिखता ही नहीं, इनविजिबल है। लाइक दैट एयर। क्या एयर में एनर्जी नहीं होती? भाई साहब इतनी एनर्जी है कि अगर टॉर्नेडो आ जाए आप सामने पड़ जाओगे तो उड़ जाओगे। साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, हरिकेन वगैरह आप नाम सुने होंगे, जो चक्रवात होते हैं बड़े बड़े। तो आप कह सकते हो ये ऐसी चीजें होती हैं इनविजिबल। तो इनविजिबल, इसको हमने नाम दे दिया एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा। और इस पूरे सिस्टम को हमने एक नाम दे दिया, क्या? मैटर या सब्सटेंस। या सब्सटेंस। सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? पदार्थ। एनर्जी को क्या बोलते हैं? ऊर्जा। और इन्हीं दोनों को जब हम मिला देते हैं तो हमारी एक नई चीज बन जाती है। आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा। अब देखो सब्सटेंस है तो इसका जरूर कुछ मास होगा, ये तो आपको पता ही, अभी पीछे यहां पे बताया मैंने। मास और ये एनर्जी। आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। मैं वो बता देता हूं आपको क्या होता है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, यही द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? E बराबर mc²। ये क्या है? आइंस्टीन का समीकरण है। ये आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण। ऊर्जा समीकरण, आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण यानी एनर्जी लॉ ऑफ आइंस्टीन क्या है? E बराबर mc²। और न्यूक्लियर फिजिक्स का जो बेस है, जो परमाणु भौतिकी है, वो यही है। सब आगे चर्चा होगी फिजिक्स के अंदर। तो ये आपने देखा कि हमारी फिजिक्स क्या है? यही है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार। अब हम इससे कुछ और निकालते हैं रिलेशंस। E बराबर mc²। यहां से अगर हम लाइट निकालते हैं, देखो पहले बता दूं, E बराबर क्या है? एनर्जी यानी ऊर्जा। m बराबर क्या होता है? मास। c बराबर क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। अब हम यहां से अगर हमको मास निकालना है तो हम क्या करेंगे? तो मास इक्वल्स टू आपका आ जाएगा एनर्जी अपॉन लाइट का स्क्वायर। एक तो ये इक्वेशन आप बना सकते हैं। दूसरी, अगर हमको लाइट चाहिए
तो c बराबर अंडर रूट ई बाई एम। ये कैसे आ गया, एक स्टेप मैंने आगे लिख दिया, इसको एक्चुअली आप पहले ऐसे लिख सकते हैं, क्या, सी स्क्वायर बराबर ई बाई एम, और जब स्क्वायर हटाओगे तो इधर आ जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। क्लियर है आपको ये बात, ये आप जानते हैं, ठीक। तो ये दो इक्वेशंस हमने यहां से बनाए। ये आपने देखा कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से कैसे हमने बताया कि समथिंग, सब कुछ जितना भी है सारा चीज फिजिक्स ही है। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, आप प्राकृतिक विज्ञान की कोई भी शाखा पढ़ना चाहते हैं तो उसका 50% तो पहले ही फिजिक्स दे देती है। यानी आप कहने का सार ये है मेरा कि आप बिना फिजिक्स पढ़े कोई भी साइंस की ब्रांच को आप अच्छे से नहीं समझ सकते हो। इट इज द मदर ऑफ साइंस, इट्स नोन टू ऑल बाय द नेम ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स के नाम से विख्यात है और ये सबकी जननी है पूरी भौतिक विज्ञान की। तो इसको जानना जरूरी था, आपने समझ लिया। अब इसको हम रफ करते हैं। अब हम अपना सिलेबस देखेंगे कि हमको पढ़ना क्या है। देखिए, अब हम और अंदर चलते हैं, देखते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स को हम दो तरीके से बांटेंगे, एक है क्लासिकल फिजिक्स, एक है हमारी मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स, एक होती है आपकी मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, क्लासिकल का मतलब जो सिद्धांतों पर आधारित थी, और सिद्धांत तो हालांकि होते हैं मतलब जो थोड़ा सा प्राचीन है, इसको हम ईयर में भी डिवाइड कर देते हैं, बिफोर 1900 AD, यानी 1900 ईस्वी के पहले की। ये क्या है, आफ्टर 1900 AD। पूछ लिया जाता है मॉडर्न फिजिक्स के फादर किसको बोलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के फादर जो है ये है आइंस्टीन। क्यों ऐसा कहा गया, आप जानते हो न्यूक्लियर फिजिक्स जो आती है इसी में ट्रांजिस्टर आता है, डायोड आता है, रमन इफेक्ट, ये सब चीजें जो बाद की हैं, दीज ऑल आर थिंग्स आफ्टर 1900। और जब डायोड वगैरह खोज लिए गए तो कंडक्टर वगैरह आ गए, तो इन सब चीजों को जब इंक्लूड किया गया तो बताया गया कि ऐसी फिजिक्स के जन्मदाता आइंस्टीन चाचा हैं। अब इसके पहले क्या है, न्यूटन काका। न्यूटन काका को जानना पड़ेगा भैया, इसके फादर बोले जाते हैं न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, न्यूटन सर, ठीक। इनकी एक बुक है जिसका नाम है प्रिंसिपिया। क्या नाम है इनकी बुक का नाम, इनकी बुक का नाम है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया, इनकी बुक का नाम है प्रिंसिपिया। इन्होंने इसी में बहुत सारे लॉज दिए हैं, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन कूलिंग लॉ, कई सारे लॉ इन्होंने दिए हैं। तो न्यूटन साहब आप जानते हैं हर जगह फैले हुए हैं, न्यूटन साहब ने बहुत कुछ दिया है, फिजिक्स के फादर इसलिए कहे जाते हैं, कोई ऐसे किसी चीज का फादर नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो इन्होंने प्रिंसिपिया नामक बुक दी। इसमें हम पढ़ते क्या थे, जानते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना था और क्या पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ना है, पढ़ेगा। इधर का जो सब्जेक्ट होता है हम जानते हैं, पहले सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले आ जाता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जिसको आप यांत्रिकी बोलते हो, यांत्रिकी। इसके बाद ऑप्टिक्स,
ऑप्टिक्स को प्रकाशिकी, मैं जनरली थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। मैकेनिक्स यांत्रिकी में क्या आ जाता है आपका, लॉ ऑफ मोशन आ जाएंगे, मेजरमेंट वगैरह सब यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और आपका क्या आ जाता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण वगैरह ये सब आपका आ जाता है, फ्रिक्शन आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, ये सारी चीजें मैकेनिक्स में आ जाएंगी। ऑप्टिक्स में क्या आ जाएगा, पूरी की पूरी लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन के नियम से लेकर के आपको पढ़ना पड़ेगा पूरी व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण तक, सब कुछ पूरा ऑप्टिक्स होता है। देन इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी, मतलब पूरी की पूरी आपकी क्या, जो आपकी करंट वाला सिस्टम होता है, ओम्स लॉ सारे इसी में लॉ आ जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी, कूलॉम्स लॉ, ये सारे लॉ जितने लॉ हैं सब इधर आ जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद आता है मैग्नेट वाला, मैग्नेट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का मतलब क्या होता है, वैद्युत चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकत्व, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके बाद आपका आ जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, तरल गतिकी, तरल यांत्रिकी जिसको बोलते हो, जिसमें श्यानता, विस्कोसिटी, आपका स्ट्रेन, स्ट्रेस, प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी, ये सब चीजें, जो सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, वो वाला जो पोर्शन आता है वो फ्लूइड मैकेनिक्स में आ जाता है, ठीक। इसको बोलते हैं तरल यांत्रिकी। इसके बाद आपको एक और फिजिक्स पढ़नी पड़ती है, थर्मोडायनेमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी। आई होप ये आपको बात समझ में आ गई। इसमें पूरी हीट पढ़नी पड़ती है, हीट के सारे लॉ पढ़ने पड़ते हैं, न्यूटन कूलिंग लॉ, अफेक्टिंग लॉ, सारे लॉ इसमें आप पे पढ़ाए जाएंगे, आप परेशान मत होइए। तो ये आपका थोड़ा सा सिलेबस के बारे में मैंने बताया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 यूनिट्स हैं, नॉट अ चैप्टर। ये बहुत बड़ा सिलेबस होता है, इसको हम लोगों ने पढ़ा है। तो जो भी 12th में है या बीएससी कर रहे हैं उनको ये सब चीजें बहुत अच्छे से पता होंगी। जो भाई हमारे 12th छोड़ चुके हैं काफी लंबे समय से, या 10th छोड़े हैं, उनको भी इन सब चीजों के बारे में अब थोड़ा सा सुन करके बड़ा अच्छा लगा होगा, ऐसे नाम, ताकि काफी समय हो चुका होगा तैयारी करते करते, और जब आदमी तैयारी करता है तो इधर ज्यादा फोकस नहीं करता है। बट नाउ सब्जेक्ट्स हैव बीन चेंज्ड, अब फिजिक्स की वैल्यू बढ़ रही है आपके कंपटीशन के क्षेत्र में भी। इधर का जो क्षेत्र था वो था ही, लेकिन अब आपके कंपटीशन में आ रहा है, तो यू विल हैव टू रीड, अदरवाइज यू नो व्हाट विल बी द रिजल्ट, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आफ्टर 1900 इस फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाता है आपका, इसमें सबसे पहले आपको मैं बता दूं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स आप सभी लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, एलईडी, और क्या आ जाता है आपका, और आ जाता है कंडक्टर्स आ जाते हैं, सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स। और थोड़ा सा बढ़ोगे जब तो एक्सरेज वगैरह आ जाते हैं, एक्सरेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज,
ये सब चीजें एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप यहाँ पे लिख लीजिए एक्सेट्रा। तो ये आपका इधर आ जाता है। इसके बाद इसी में न्यूक्लियर फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर फिजिक्स। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कैसे बम बम लगाया जाता है, बनाया जाता है, सारा सिस्टम। जिसको बम बनाना पता है, आप अगर आपको पता हो चले जाओ, यूक्रेन में चल रहा है भैया वहां मत जाना, पढ़ने भी न जाना अभी आप लोग। हर चीज इंडिया में रहो, भारत हमारा महान है, यही रहो ज्यादा अच्छा है। न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स आप सभी लोग जानते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो है आपका न्यूक्लियर का बेसिक यही होता है। तो फोन आ रहा था, ठीक ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स आपको ये पढ़ना है। न्यूक्लियर फिजिक्स का बेस मैंने बताया ही था, ये तो डिपेंड ही करता है E बराबर mc स्क्वायर पर, E बराबर mc स्क्वायर पर। तो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। प्लीज टेक का स्क्रीनशॉट। अब आपको पता हो गया पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको आप ले चुके स्क्रीनशॉट, चलिए। चलिए स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले अपने टॉपिक से। बेसिक टॉपिक से, एकदम बेसिक से लेकर चलूंगा, बॉटम से टॉप तक चलेंगे। पैरामाउंट हम लोग चलेंगे एकदम, पाथ टू पैरामाउंट, ठीक। तो मैं मेजरमेंट से स्टार्ट करने जा रहा हूं, एक एक करके आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, बट आपको पेशेंस रखना है। और वीडियो को आप लोग अगर रिस्पॉन्स अच्छा दोगे तो जरूर आगे कंटिन्यूस क्लास रहेंगी। अदरवाइज आप सभी लोग जानते हैं हर व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं रहता है, और मैं इतना कीमती समय निकाल करके आपके लिए ला रहा हूं, ये मैं जानता हूं। तो प्लीज आपका भी सपोर्ट चाहिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट, मेजरमेंट हिंदी में क्या बोलते हैं, मापन। देखिए जब फिजिक्स के मापन की अगर हम बात आती है, देखिए ज्यादा डिफिनेशंस की बात नहीं करेंगे। आप 12th नहीं कर रहे हो, आप बीएससी नहीं कर रहे हो, आप एमएससी नहीं कर रहे हो, आप क्या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपके काम की बात होनी चाहिए। सीधे आते हैं मापन। मापन देखिए फिजिक्स में 3 टाइप से होता है। 3 टाइप से कैसे, 3 इनकी क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में। मेजरमेंट करने के लिए भाई हर चीज को मेजर तो करना ही पड़ेगा। मेजर करने के लिए 3 चीजें होती हैं, क्या होती हैं वो जानते हैं। 3 प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं मापन करने के लिए, मेजरमेंट करने की भौतिक राशियां। कौन कौन सी, यानी 3 टाइप्स फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज which have helps to measurement on every physical instruments, physical things, आप सभी लोग जानते हैं। तो कौन कौन सी है भौतिक राशियां, यानी फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। आइए समझते हैं। पहली जो है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, मूल राशियां। हिंदी में कहते हैं मूल राशि। अब से मैं एक ही लैंग्वेज में लिखूंगा, हिंदी में लिखूंगा, इंग्लिश वालों को बोल दूंगा, ठीक। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, देखिए मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिनकी सहायता से पूरी फिजिक्स निर्धारित होती है। अर्थात फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव डिफाइंड या ऑन विच टोटल फिजिक्स आर डिपेंड। समझ रहे हैं आप, जिस पर पूरी फिजिक्स ही निर्भर है वही फंडामेंटल क्वांटिटीज है। लाइक दैट आपका घर किस चीज पर निर्भर करता है, तो आपके घर की नींव पर, बेस कैसा आपने बनाया है,
सेम एज हियर, यही बेसिक जो है, यही फंडामेंटल क्वांटिटीज है, यही मूल राशियां हैं, इन पर फिजिक्स निर्भर करती है। ये कितनी होती हैं? ये 7 टाइप की होती हैं। आपको अभी मैं बताऊंगा 7 टाइप्स की होती हैं। बात की है, अगली बात करते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाती हैं आपकी डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां कितनी होती हैं? ये भैया अनंत होती हैं। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं, ये व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों की सहायता से बनी होती हैं। व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों की सहायता से बनी होती हैं, अर्थात आप कितनी भी बना सकते हो, लेकिन ये बेसिक 7 है, तो आपको याद 7 रखनी है, बाकी ये आप अपने आप निकाल लोगे पढ़ पढ़ के। मैं सिखाऊंगा, परेशान मत होइए। नंबर 3 पे अगर हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, पूरक राशियां। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, पूरक राशियां। पूरक राशियां ये मात्र 2 होती हैं, 2। इनके नाम मैं यहां पे लिख देता हूं, रेडियन और स्टेरेडियन। इनको अभी मैं समझाऊंगा, परेशान मत होइए। अनंत है, एक मैंने एग्जांपल लिख दिया इसका व्युत्पन्न राशियां का, जैसे क्या है? वेग, एक एग्जांपल लिख दिया आपके लिए। इसके लिए एक एग्जांपल लिख देता हूं, लंबाई। तो आपको यह पता चल गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पूरक राशियां होती हैं, अर्थात जो ना फंडामेंटल है ना डेराइव्ड है, ये अलग है, ये 2 ही है, रेडियन एंड स्टेरेडियन। अभी बताता हूं, क्योंकि ये दीज आर जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स ओनली फॉर स्फीयर एंड सर्कल। बाद में बात करेंगे इस पर। मूल राशियां 7, डेराइव्ड आपकी इनफाइनाइट, सप्लीमेंट्री 2। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। अब ये 7 है, मैं 7 के नाम पहले आपको लिख के देता हूं। 7 है, 7 कौन कौन सी है आइए देखते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, कितनी होगी भैया? 1 2 3 4 5 6, ये हो गई 7। क्लियर? इंग्लिश वाले सुन ले। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, पदार्थ की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्लियर? इनके सबके मात्रक, ये राशियां हो गई, ये आपके मात्रक आप देख लीजिए। मात्रक क्या होता है? लंबाई का मीटर, ठीक, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का केल्विन, कहीं कहीं टेम्परेचर भी रहेगा, आगे हो गया, समय का सेकंड ले लिया हमने, ताप का टेम्परेचर कुछ भी ले लेते हैं या केल्विन ले लेते हैं, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, कैंडेला, इसके बाद पदार्थ की मात्रा मोल। क्लियर? सर ये आपने मात्रक जो लिए हैं ये कहां से लिए? कहां से लिए क्या मतलब? अरे कैसे हैं? तो मैं आपको बता दूं, मात्रक भी 1-2 प्रकार के नहीं होते हैं, मात्रक भी 3 प्रकार के 4 प्रकार के होते हैं। मैं आपको वो बता दूं ताकि तब आपको ये बातें समझ में आएंगी। ये मैंने लिए हैं SI सिस्टम के सारे मात्रक हैं,
SI सिस्टम या यूं कह लीजिए MKS सिस्टम, ये वाले। सर ये SI और MKS सिस्टम क्या होता है? आप इधर ध्यान से देखिएगा, मैं इधर लिख के बताता हूं। ये थोड़ा सा मैं हटा देता हूं, या चलिए आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर देखेंगे। समझिए, यूनिट्स मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास 3 टाइप के पैमाने होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट यानी मेजरमेंट जो मापन है, मापन की पद्धतियां क्या है? सिस्टम क्या है? यानी मापन की पद्धतियां। हिंदी वाले जान लें, मापन की पद्धतियां, मापन की पद्धतियां क्या है मैं बताता हूं। सबसे पहले ब्रिटिश पद्धति आती है, ब्रिटिश पद्धति आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब इंग्लिश में भी ब्रिटिश ही बोलते हैं यार। तो ब्रिटिश पद्धति थी जिसको बोलते हैं FPS। एफ से क्या होता है आप समझे? फुट, पाउंड, सेकेंड। फुट, पाउंड, सेकेंड, ये सबसे पहले आई थी ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। ठीक, नंबर सेकेंड आती है फ्रेंच वाली, फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम में क्या आता है? फ्रेंच सिस्टम आता है CGS। CGS को हम समझते हैं एक एक करके। CGS से क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। समझ रहे हैं आप? अब मैं आपको बता दूं, जो है आपका कितना था, आई थिंक 1660 है, 1960 है। जस्ट अ मिनट, क्लियर कर लेता हूं, 1 मिनट। जी हाँ, 1960 है। ठीक, 1960 ईस्वी में, क्योंकि ईयर बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं आपको इन सब चीजों को जानने के लिए। 1960 एडी में, 1960 ईस्वी में, ये 0 है, 1960 ईस्वी में इसी CGS सिस्टम से एक नया सिस्टम निकलता है जिसका नाम रहता है MKS सिस्टम। क्या मैंने कहा? MKS सिस्टम कब निकलता है? इसी CGS से निकलता है 1960 में MKS सिस्टम। सर ये MKS क्या होता है? MKS को मैं एक एक करके बता देता हूं आपको। मीटर, कैसे? किलोग्राम, से सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ये क्या है? MKS सिस्टम। ये कब आया? 1960 ईस्वी में। आपको ये बात क्लियर है? 1960 में आता है और फिर 1967 में इसका जो है विस्तार होने लगता है। ये अभी कहां है? फ्रेंच से आया है, बात समझ रहे हैं? और इसके बाद थोड़ा सा इसका एक्सपेंशन होता है 1967 तक, ये जब पहुंचता है 1967 में इसका विस्तार होने लगता है और फिर इसको मान्यता कब मिल जाती है? इसको मान्यता मिल जाती है 1972 में, 1972 ईस्वी में इसको वेरीफाइड कर दिया जाता है और ये ऑल होल वर्ल्ड के लिए यही मेजरमेंट का पैमाना बन गई है। इसीलिए इसको अब हम लोग MKS सिस्टम तो कहते ही हैं, साथ में SI सिस्टम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? SI सिस्टम। SI सिस्टम, इस SI का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम
यानी मानक वैश्विक पद्धति फिजिक्स के लिए होती है। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ब्रिटिश में क्या है? एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड। फ्रेंच में सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। फिर इसी से निकला 1960 में जिसका नाम रखा गया एमकेएस सिस्टम, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड। एंड इसका एक्सपेंशन होता है 1967 ईस्वी में, जिसका विस्तार हुआ। फिर 1972 में इसको मान्यता मिली और ये बन गया आपका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, यानी एसआई सिस्टम। आई होप पिक्चर पूरी क्लियर है आपके दिमाग में। अब मैं जो कह रहा था एसआई सिस्टम, ये वाला वही एसआई सिस्टम मैंने लिखा है। आप देख सकते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। क्लियर है कंसेप्ट? कोई डाउट नहीं है तो ठोक दबा के लाइक और शेयर प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। कल से मेजरमेंट हमारा स्पेशल रूप से स्टार्ट होगा। ये भी एक बस ट्रेलर वीडियो है, आप कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो था। आपको समझाना था कि हमें पढ़ना क्या है। आपका अच्छा रिस्पॉन्स हमें बहुत जरूरत है इसकी। प्लीज आप लोग एज मच एज यू कैन प्लीज शेयर इट एज मच एज यू कैन। आप इसको शेयर करिए, ये आपके लिए मेहनत करी जा रही है, आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। हम आपके लिए काफी कुछ करने के लिए तैयार हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।